गुरुग्राम कॉलेज में आपका स्वागत है। मैं बलवीर सिंह आपको पर्यावरण अध्ययन के विषय करवाऊंगा। तो पर्यावरण अध्ययन विषय जो है बीए प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर का विषय है, जो कि इस बार प्रथम सेमेस्टर में इसका पेपर होना है। पर्यावरण अध्ययन जो विषय है, इसमें 7 यूनिट हैं, टोटल 7 इकाई हैं। पर्यावरण अध्ययन की जो प्रथम इकाई है, उस इकाई में पर्यावरण अध्ययन की बहुविषयक प्रकृति के बारे में बताया गया है। पर्यावरण की बहुविषयक प्रकृति के बारे में बताया गया है, जिसमें इसके अंदर 3 तरह के टॉपिक हैं कि पहले तो पर्यावरण की परिभाषा, और फिर पर्यावरण का दायरा, कहाँ तक पर्यावरण व्यापक है, कहाँ तक इसका स्कोप है, क्षेत्र और महत्व के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद पर्यावरण की जागरूकता, पर्यावरण के बारे में जागरूकता भी होनी चाहिए, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद अगला टॉपिक जो है जन जागरूकता की ज़रूरत, क्या पर्यावरण के प्रति जन जागरूकता की ज़रूरत है, तो इसके बारे में विस्तृत अध्ययन हम इस इकाई में करेंगे। अब बात करते हैं अपने द्वितीय इकाई की। दूसरी इकाई में प्राकृतिक संसाधन, जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनके बारे में अध्ययन किया जाएगा। प्राकृतिक संसाधन में कई संसाधन हैं, जैसे नवीकरण संसाधन और गैर नवीकरण संसाधन आते हैं। प्राकृतिक संसाधन और संबंधित समस्याएं कि प्राकृतिक संसाधन को किस तरीके से रखा जाए और इनमें आने वाली समस्याओं को कैसे रोका जाए, इसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। फिर सभी संसाधनों के बारे में अध्ययन किया जाएगा। जो पहला संसाधन है वो है वन संसाधन। वन संसाधन में क्या है कि वन मनुष्य जाति एवं अन्य जीव जंतुओं के लिए क्यों जरूरी है, उसके बारे में पढ़ा जाएगा। वन संसाधन में वनों के उपयोग और अति दोहन पर चर्चा की जाएगी। वनों की कटाई का क्या नुकसान है, इसके बारे में पढ़ा जाएगा। इमारती लकड़ी का दोहन क्यों किया जाता है। उसके बाद आता है खनन के बारे में पढ़ा जाएगा। उसके बाद है बांध और जंगलों और जनजातीय लोगों पर उनका प्रभाव। तो ये तो हुए वन संसाधन के टॉपिक, जिनमें उपयोग एवं अति दोहन वनों के प्रति, वनों की कटाई, इमारती लकड़ी का दोहन, खनन, बांध एवं जंगलों, जनजातीय लोगों पर उनका प्रभाव, इनके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा है जल संसाधन। जल संसाधन में क्या है कि जल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। तो जल, सतही जल कैसा जल है, कैसे काम आता है, भूजल का उपयोग कैसा होना चाहिए, इन बारे में पढ़ेंगे। और अधिक उपयोग होने पर हमें, जल के अधिक उपयोग होने पर हमें क्या नुकसान हो रहे हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इसका अगला टॉपिक है, इसी में जल संसाधन में पानी की बाढ़। अगर पानी की बाढ़ आती है तो क्या कुछ नुकसान होते हैं। अगर पृथ्वी पर सूखा पड़ता है तो क्या कुछ नुकसान होते हैं। पानी को लेकर कितने झगड़े विवाद होते हैं, ये भी एक जल संसाधन का ही टॉपिक है। बांधों के लाभ, अगर पानी को रोकने के लिए बांध बनाए गए हैं तो उनके क्या लाभ हैं और समस्याएं क्या है, इसके बारे में विस्तृत अध्ययन जल संसाधन टॉपिक में करेंगे। फिर उसके बाद है इसका खनिज स्रोत। खनिज स्रोत में उपयोग, खनिज स्रोत का उपयोग कैसे होता है और शोषण कैसे हो रहा है। जैसे खनिज निकलते हैं, जैसे मान लो डीजल है, पेट्रोल है, तो इनका उपयोग कैसे हो रहा है और इनका दुरुपयोग कैसे हो रहा है, इन चीज़ों के बारे में। खनिज संसाधनों के निष्कर्षण, उपयोग के पर्यावरणीय प्रभाव, खनिज संसाधनों के निष्कर्षण और उपयोग के पर्यावरणीय प्रभाव क्या पड़ते हैं। पर्यावरण कैसा रहता है जब हम खनिज स्रोतों को ज़्यादा प्राप्त करते हैं या उनका ज़्यादा उपयोग कर लेते हैं। फिर आता है अगला टॉपिक खाद्य संसाधन। खाद्य संसाधन में क्या है, विषम खाद्य समस्याएं आती हैं।
कि वैश्विक जो खाद्य समस्याएं हैं उन पर चर्चा की जाती है। कृषि और अतिचारण के कारण होने वाले परिवर्तन। कृषि भारत का बहुउद्देशीय एक पेशा है। कृषि में क्या है और कृषि के अतिचारण के कारण होने वाले परिवर्तन कैसे प्रभावित करते हैं, खाद्य संसाधन में अध्ययन करेंगे। आधुनिक कृषि के प्रभाव। आधुनिक कृषि व्यक्ति को कैसे मानव को कैसे प्रभावित करती है, कैसे उसके लाभ हैं, क्या नुकसान हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। कृषि के अंदर, कृषि जब अपने करते हैं तो फसलों के अंदर उर्वरक कीटनाशक जो डालते हैं उनकी समस्या क्या है, उनसे क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। कृषि में जल भराव के बारे में पढ़ेंगे। कृषि में मृदा की लवणता के बारे में पढ़ेंगे। अब आता है जी ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन में क्या है कि ऊर्जा की बढ़ती हुई जरूरतें। ऊर्जा की बढ़ती हुई जरूरतें पहला टॉपिक है इसका, ऊर्जा संसाधन में ऊर्जा की बढ़ती हुई जरूरतें। फिर दूसरा टॉपिक है नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। भी मतलब ऊर्जा किन किन से हमें प्राप्त होती है, कैसे कैसे किस तरीके से हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। वैकल्पिक ऊर्जा संसाधनों का उपयोग। अब हम कृषि में या अन्य कोई भी क्षेत्र है उसमें वैकल्पिक ऊर्जा संसाधनों का उपयोग भी कर रहे हैं, तो इसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर अगला टॉपिक आता है सब टॉपिक दूसरी इकाई का, उसका नाम है भूमि संसाधन। अब भूमि संसाधन में क्या है कि भूमि एक संसाधन के रूप में तो है व्यक्ति के पास, व्यक्ति मानव उस पर संसाधन के रूप में उसे यूज करता है, उपयोग करता है। भूमि का रक्षण कैसे करना चाहिए, मानव प्रेरित भूस्खलन क्या है, मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण क्या है, मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण क्या है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में व्यक्ति की क्या भूमिका है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में व्यक्ति की क्या भूमिका होनी चाहिए और क्या है का न्याय संगत उपयोग कैसे किया जाना चाहिए। प्राकृतिक जो संसाधन हैं उनका सही तरीके से सुचारू रूप से न्याय संगत उपयोग कैसे किया जाना चाहिए, जिससे कि एक मृदा संसाधन को, भूमि संसाधन को लेकर एक मानव को अच्छे से फायदा हो सके और भूमि को भी फायदा हो सके। फिर आता है भूमि संसाधन में टिकाऊ प्रणाली के लिए संसाधन कौन कौन से यूज किए जाते हैं, उपयोग किए जाते हैं, उनके बारे में पढ़ा जाएगा। अब आती है तीसरी यूनिट। तीसरी यूनिट में क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र है। तो पारिस्थितिकी तंत्र है जो इकोलॉजिकल सिस्टम इसे इंग्लिश में कहते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा, कॉन्सेप्ट है एक पारिस्थितिकी इकोलॉजिकल सिस्टम के बारे में, पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में अवधारणा है। फिर दूसरा टॉपिक है पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना और कार्य। पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना और कार्य। तो पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना कैसे होती है और ये कैसे कार्य करता है। फिर आता है पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। तो इसमें पहला उत्पादक है, दूसरा उपभोक्ता है और तीसरा है डिकम्पोजर। ठीक है। फिर आता है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा कैसे रूपांतरण होती है, ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती। ऊर्जा जब दूसरी जगह रूपांतरण होती है तो 10% आगे चली जाती है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा कैसे पिरामिड की तरह है या ऊपर की तरफ बढ़ती है। पारिस्थितिकी के उत्तराधिकार, किन किन तंत्र में किन किन चीज़ों को पारिस्थितिकी के उत्तराधिकार हैं। फिर आती हैं खाद्य श्रृंखलाएं, खाद्य जाल, पारिस्थितिकी पिरामिड। फिर आते हैं खाद्य श्रृंखलाओं का परिचय और प्रकार, विशिष्ट विशेषताएं किसकी, खाद्य श्रृंखला की, संरचना और प्रकार। फिर आता है निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्र कौन कौन से हो सकते हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र हो सकते हैं, घास का मैदान पारिस्थितिकी तंत्र हो सकते हैं, रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र हो सकते हैं, जल पारिस्थितिकी तंत्र भी हो सकते हैं। तो जल पारिस्थितिकी तंत्र में कौन कौन से आते हैं, तालाब, नदियाँ, झीलें और महासागर, ये सारी चीज़ें जल पारिस्थितिकी तंत्र में आती हैं। अब अपने बात करते हैं चौथी इकाई की। चतुर्थ इकाई है जो उसमें क्या है, जैव विविधता और उनका संरक्षण। जैव विविधता अपना देश है जो इसमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं हर एक तरह की। तो जैव विविधता क्या है, तो जैव विविधता के बारे में आनुवंशिक, प्रजाति और पारिस्थितिकी तंत्र स्तर पर
कैसी है जैव विविधता। फिर इसका परिचय, परिभाषा, विविधता, भारत का जैव भौगोलिक वर्गीकरण, जैव विविधता का मूल्य, उपभोग्य उपयोग और उत्पादक उपयोग, सामाजिक और नैतिक उपयोग क्या है। जैव विविधता का मूल्य क्या है, उपभोग उपयोग क्या है, उत्पादक उपयोग क्या है, सामाजिक और नैतिक उपयोग क्या है जैव विविधता का। सौंदर्य और विकल्प मूल्य क्या है, वैश्विक, राष्ट्रीय और स्थानिक स्तर पर जैव विविधता क्या है, वैश्विक स्तर पर क्या है और राष्ट्रीय स्तर पर और स्थानीय स्तर पर जैव विविधता कैसी है। भारत एक विशाल विविधता वाले राष्ट्र के रूप में, भारत एक विशाल विविधता वाले राष्ट्र के रूप में, ये बड़ा टॉपिक है, इसको अपने पढ़ेंगे। फिर आता है जैव विविधता के हॉटस्पॉट, फिर आता है जैव विविधता को खतरा, निवास स्थान की हानि, वन्य जीवन का अवैध शिकार और मानव वन्य जीवन संघर्ष। फिर आता है भारत की लुप्त प्राय और स्थानिक प्रजातियां, जैव विविधता का संरक्षण, जैव विविधता का यथास्थान और बायां स्थान संरक्षण। तो ये चीज़ें हैं जैव विविधता में कि भारत की लुप्त प्राय और स्थानिक प्रजातियां कौन कौन सी हैं, जैव विविधता में जीवों को कैसे बचाया जाता है, उनका संरक्षण कैसे किया जाता है, क्या उनका संरक्षण निवास स्थान पे किया जाता है या अन्यत्र किसी जगह पे किया जाता है, और जो अभयारण्य वगैरह बनते हैं जो जैव विविधता पर ही बनते हैं। अब 5वीं इकाई है जो अपनी पर्यावरण प्रदूषण की है। कौन सी है, पर्यावरण प्रदूषण की। तो पर्यावरण प्रदूषण को समझने के लिए पहले पर्यावरण की परिभाषा पता होना चाहिए, पर्यावरण प्रदूषण के बारे में पता होना चाहिए, पर्यावरण प्रदूषण क्यों होता है इसके कारण पता होना चाहिए, अगर पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है तो उसके प्रभाव पता होना चाहिए, अगर पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, बढ़ रहा है, तो उसके नियंत्रण के उपाय भी हमें पता होना चाहिए। तो इसका विस्तृत अध्ययन पर्यावरण प्रदूषण के टॉपिक में हम करेंगे। तो पर्यावरण प्रदूषण में कई शाखाएं पर्यावरण प्रदूषण की, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मिट्टी का प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मिट्टी का प्रदूषण और समुद्री प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, थर्मल प्रदूषण, परमाणु खतरे, समुद्री प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और थर्मल प्रदूषण और परमाणु खतरे। फिर आता है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, शहरीकरण प्रभाव, नियंत्रण के उपाय, और इसके साथ है औद्योगिक अपशिष्ट। औद्योगिक जो बड़े उद्योग धंधे हैं वो अपशिष्ट कैसे छोड़ते हैं कि जिसके कारण पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता है। प्रदूषण की रोकथाम में एक व्यक्ति की क्या भूमिका है इसके बारे में पढ़ेंगे। आपदा प्रबंधन, अगर कहीं आपदा या कोई चीज़ ऐसी आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, भूकंप, चक्रवात या भूस्खलन हो जाता है, तो उसका मैनेजमेंट, प्रबंधन कैसे किया जाता है, उन चीज़ों से कैसे बचा जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये 5वीं यूनिट है जो अपनी ये पर्यावरण प्रदूषण के बारे में है। फिर आती है 6ठी यूनिट जो 6 नंबर अपनी इकाई है, उसमें है सामाजिक मुद्दे और पर्यावरण। समाज में कौन कौन से ऐसे मुद्दे होते हैं जो पर्यावरण के सतत विकास को बताते हैं, जैसे अस्थायी सतत विकास के और ऊर्जा से संबंधित शहरी समस्याएं, ऊर्जा से संबंधित शहरी समस्याएं, जल संरक्षण, जैसे जल का वैसे बहाव करना, बेकार में जल को बहाना, और वर्षा जल संचयन, वर्षा का जल कैसे हम अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं, वाटर शेड का प्रबंधन, अगर कहीं वाटर टैंक बने हुए हैं तो उनके ऊपर शेड लगाने का प्रबंधन भी कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ ऊपर से गिरे ना। फिर उसके बाद है लोगों का बसावट, पुनर्वास, इसकी चिंता की समस्या। अगर समाज में लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, पुनर्वास करते हैं, तो इसकी भी चिंता की समस्या होती है जो कि सामाजिक मुद्दे में आता है और पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। पर्यावरणीय नैतिकता, पर्यावरणीय नैतिकता कैसे रखी जा सकती है पर्यावरण के प्रति। अगर एक व्यक्ति के कुछ अधिकार हैं तो उसके कर्तव्य भी हैं, उन मुद्दों पर संभावित समाधान के आधार पर चर्चा की जाती है। फिर आता है वायुमंडल की ओजोन परत के ह्रास के बारे में कि कैसे वायुमंडल की ओजोन परत जिसका अधिक प्रदूषण के कारण ह्रास हो रहा है, नुकसान हो रहा है, और सूर्य से आने वाली पैरामैग्नेटिक किरणें पृथ्वी पर
व्यक्ति या मानव को प्रभावित कर रही हैं। फिर परमाणु घटनाएं, इनके बारे में अध्ययन है। बंजर भूमि का पुनर्ग्रहण, कि बंजर भूमि को पुनः उर्वरक भूमि कैसे बनाया जाए, ठीक है, इसके बारे में है। फिर उपभोक्ता अपशिष्ट पदार्थ, फिर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कितने हैं, क्या इनके बारे में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो हैं इनके बारे में अध्ययन किया जाता है। वायु अधिनियम, तो वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए भी अधिनियम बनाए गए हैं। द्वितीय में है वन्य जीव अधिनियम। पहला तो है वायु अधिनियम जिसमें वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण को रोका जाता है। द्वितीय है जीव संरक्षण अधिनियम। फिर आता है वन्य संरक्षण अधिनियम, वनों के बारे में, वनों को सुरक्षित संरक्षित रखने के लिए उसके लिए अधिनियम बनाए गए हैं। पर्यावरण कानून के प्रवर्तन में शामिल मुद्दे, और पर्यावरण पर जितने भी नियम कानून बने हैं उनके शामिल मुद्दे इस इकाई में शामिल किए गए हैं। सामाजिक मुद्दे और पर्यावरण में। फिर उसके पर्यावरण कानून के परिवर्तन में शामिल मुद्दे, जनता की जागरूकता, पर्यावरण के प्रति जनता की जागरूकता क्या है, इसके बारे में पढ़ा जाता है। अब अपनी लास्ट जो यूनिट है 7 नंबर यूनिट है, जिसमें मानव जनसंख्या और पर्यावरण पर प्रकाश डाला गया है। किस पे प्रकाश डाला गया है? मानव जनसंख्या और पर्यावरण पर। मानव की बढ़ती जनसंख्या और पर्यावरण पर इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो मानव जनसंख्या की वृद्धि, इसके बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्र के बीच भिन्नता, राष्ट्रों के बीच भिन्नता कैसे आती है कि जनसंख्या बढ़ेगी तो राष्ट्रों के बीच भिन्नता भी आती है। जनसंख्या विस्फोट क्या है, पर्यावरण कल्याण कार्यक्रम क्या है, परिवार कल्याण कार्यक्रम क्या है। परिवार कल्याण कार्यक्रम जो है परिवार नियोजन को बढ़ावा देते हैं। एक छोटा परिवार, सुखी परिवार के आधार पर पर्यावरण को सुरक्षित रखते हैं। फिर उसके बाद है पर्यावरण और मानव में संबंध, कैसे एक व्यक्ति पर्यावरण से जुड़ा हुआ, मानव एक पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद है मानव अधिकार, मानव के कौन कौन से अधिकार हैं जो पर्यावरण के प्रति बने हुए हैं, और मानव के कौन कौन से कर्तव्य हैं जो एक मानव के पर्यावरण के प्रति बने हुए हैं। फिर आता है मूल्य और शिक्षा, मानव अधिकार के मूल्य और इनकी शिक्षा क्यों जरूरी है। फिर आता है अन्य रोग, HIV या एड्स रोग है जो। फिर आता है महिला एवं बाल विकास विभाग कल्याण, महिला एवं बाल कल्याण, महिला एवं बाल कल्याण जो एक कार्यक्रम है जो मानव जनसंख्या और पर्यावरण के बारे में चर्चा के बारे में बताता है। पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका, पर्यावरण में होने वाली जो आपदायी घटनाएं हैं और मानव स्वास्थ्य को प्रभावित जो भी पर्यावरण प्रदूषण के तत्व करते हैं उनके बारे में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका क्या है, प्रौद्योगिकी कितना भूमिका के रूप में एक मानव को स्वस्थ रखने के लिए सूचना दे सकती है। मुझे आशा है कि आपको इस पहली क्लास में पर्यावरण अध्ययन की 7 इकाइयों के बारे में पता चला होगा। तो आपको बाकी जो अपने टॉपिक चालू करेंगे पर्यावरण अध्ययन के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे, अगली क्लास में करेंगे।